Unit 2, हेक्सर-होलिन थियरी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन है वो हम जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे तब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी जस्ट इंटरनल एग्जाम के कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको बता दूं एमसीक्यू में क्या आ सकता है, किस प्रकार आ सकता है। इसको मॉडर्न थियरी भी कहा जाता है और ये इम्पोर्टेंट है फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम भी, और इंटरनल एग्जाम में भी इसमें से 2 से 4 एमसीक्यू आने के चांसेस है। तो देखते हैं। मॉडर्न थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वाज डेवलप्ड बाय टू इकोनॉमिक्स, स्वीडिश इकोनॉमिक्स, एली हेक्सर एंड बल्डिन ओहलिंग। 2 ऑथरों ने मिलकर ये थियरी बनाई है, उनके नाम से ही है। एचओ थियरी भी बोला जाता है, एक्सर होलिन भी बोला जाता है, मॉडर्न थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू द थियरी, the immediate cost of international trade is the difference between is the difference between is the difference between relative price of good एमसीक्यू बनता है कि ये थियरी क्या बताती है, कि ये थियरी ये बताती है कि इंटरनेशनल ट्रेड के पीछे रीजन क्या है, डिफरेंस इन प्राइस ऑफ गुड्स इन डिफरेंट कंट्रीज। एंड दिस डिफरेंस, और ये डिफरेंस भी प्राइस में क्यों आता है, दिस डिफरेंस अराइज इज बिकॉज ऑफ फैक्टर एंडोमेंट। और फैक्टर एंडोमेंट क्या है, तो दोनों कंट्री की बात करेंगे क्योंकि हमारा सिलेबस इकोनॉमिक्स एजम्पशन पे चलता है, तो हम इसके एजम्पशन पे चलेंगे कि 2 कंट्री है तो दोनों कंट्री के फैक्टर एंडोमेंट कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। द हेक्सर-होलिन इज बेस्ड अपॉन फॉलोइंग पोस्टुलेट। पोस्टुलेट मीन्स एजम्पशन, कि इसकी थियरी कौन से एजम्पशन पे। तो नंबर 1, देयर आर ओनली 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 2 हो गए, एक लैंड एंड लेबर। अभी तक याद रखना, जितने भी पढ़े सबने एक ही चीज़ बताई, लेबर थियरी। इसको मॉडर्न थियरी बोला जाता है बिकॉज इसने दोनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्लूड किया था, लैंड एज वेल एज लेबर। देयर आर ओनली 2 कंट्री, सिर्फ 2 ही कंट्री होगी। उसमें भी कंडीशन क्या बताई, दे डिफर इन फैक्टर एबंडन, उनके जो फैक्टर हो गए वो अलग अलग हो गए। जैसे एक कंट्री कैपिटल एबंडन कंट्री है, जिसका मतलब जिसके पास कैपिटल ज़्यादा है, लेबर कम है, उसको कैपिटल एबंडन बोला जाता है। और एक कंट्री ऐसी है जिसके पास लेबर ज़्यादा है, कैपिटल कम है, तो उसको लेबर एबंडन कंट्री बोला जाता है। क्लियर। एंड नंबर 3, देर आर 2 कमोडिटीज, 2 ही वस्तु बनेगी, इसके लिए इसको 2 into 2 मॉडल बोला जाता है। 2 कंट्रीज, 2 प्रोडक्ट एंड 2 फैक्टर। क्लियर। नेक्स्ट, सीधा बताए कि एक कंट्री कैपिटल इंटेंसिव, हाँ अगर कंट्री चाहे तो दोनों 2 प्रोडक्ट बना सकती है, लेबर इंटेंसिव दोनों 2 प्रोडक्ट बना सकती है, लेबर वाला भी कैपिटल वाला भी। कैपिटल इंटेंसिव कंट्री जो कैपिटल एबंडेंट है वो कैपिटल भी बना सकती है, लेबर भी बना सकती है, क्योंकि भाई अपने को कंपेरिजन करना है ना, कंपेयर भी करना है कि भाई कौन सी कंट्री क्या होगी तो क्यों ट्रेड करना है। There is perfect competition, there is full employment, supply of factor is fixed, mobility within country, constant return to scale, there is free trade and taste and preference remain constant। बेसिकली जो हमने आगे एजम्पशन पढ़े थे, एजम्पशन जनरली वही है, मगर ऊपर का थोड़ा अलग था कि वे फैक्टर एबंडेंट कंट्री है। अब स्टेटमेंट क्या बोलता था कि आंसर में आपको एक ही चीज गोल गोल घुमा के आएगी। ऑन द बेसिस ऑफ अबव पोस्टुलेट, Hexa-Rollin theory predict that capital surplus country specialize in production and export of capital intensive goods, and labor intensive country या labor surplus country specialize in production and export of labor intensive goods। पूरी थियरी बस ये 2 टॉपिक पे ही है कि जो कंट्री कैपिटल एबंडेंट है वो कैपिटल एबंडेंट गुड्स बनाएगी, जो कंट्री लेबर एबंडेंट है वो लेबर एबंडेंट बनाएगी, अब जो बनाएगी वही को एक्सपोर्ट करेगी। मगर ये फैक्टर एबंडेंट इज एक्सप्लेन इन 2 वे, नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ फिजिकल। अब बेसिकली मैं एकदम शॉर्ट में बताऊं, प्राइस क्राइटेरिया मींस ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ कैपिटल एंड प्राइस ऑफ लेबर। फिजिकल का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल
and on the basis of availability of labor. समझते हैं. In Exer-Olin model, the two countries are distinguished by difference in factor abundance. That is, one country is capital abundant or capital is rich, another country is labor abundant and labor is rich. अब वही आता है कि फैक्टर एबंडन क्या है, तो देखते हैं फैक्टर एबंडन इन टर्म्स ऑफ प्राइस क्राइटेरिया. तो प्राइस क्राइटेरिया का मतलब मैंने तुमको पहले ही बता दिया है कि इफ इन अ कंट्री कैपिटल इज रिलेटिवली चीप, कैपिटल सस्ता है, एंड लेबर इज मोर एक्सपेंसिव, लेबर महंगा है, इट इज कॉल्ड कैपिटल एबंडेंस कंट्री. एंड वाइज वर्सा, यानी जहाँ पे लेबर सस्ता है कैपिटल महंगा है तो उसको अपने लेबर एबंडेंट बोलेंगे. इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे सिंबल के तौर पे. P मीन्स प्राइस, K मीन्स कैपिटल. प्राइस ऑफ कैपिटल डिवाइड बाय प्राइस ऑफ लेबर ऑफ कंट्री A is less than price of capital divided by price of labor in country B, where A and B are two country, P refer to price, K refer to capital, L refer to labor. स्पेसिफाई किया हुआ है. अब ये एमसीक्यू में आ सकता है कि प्राइस क्राइटेरिया टेक इनटू अकाउंट बोथ. प्राइस डिटरमाइन कैसी होती है? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द इकोनॉमी. तो वही बताया कि प्राइस क्राइटेरिया टेक इनटू अकाउंट बोथ सप्लाई कंडीशन एज वेल एज डिमांड कंडीशन. बराबर. तो ये थियरी वो हिसाब से प्रैक्टिकली पॉसिबल है और प्रैक्टिकली प्रूफ करना इजी है. क्लियर. मगर फैक्टर एबंडेंस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, ये हमने पहले प्राइस देखा. फिजिकल का मतलब क्या? तो मैंने बता दिया कि इफ अ कंट्री हैज मोर नंबर ऑफ कैपिटल टू लेबर देन अदर कंट्री, देन इट इज कॉल्ड कैपिटल एबंडेंट कंट्री. और सिमिलरली इफ अ कंट्री हैज मोर प्रोपोर्शन ऑफ लेबर, यानी तुम्हारे पास लेबर ज्यादा है, तो उसको लेबर एबंडेंट कंट्री बोला जाएगा. सिंबॉलिकली देखो, K डिवाइड बाई L, K मीन्स कैपिटल, L फॉर लेबर, A मीन्स कंट्री है, K फॉर कैपिटल, L फॉर लेबर, B इज कंट्री भी. यानी यहाँ पे प्रोपोर्शन की बात किया ना, सिंपल लैंग्वेज में नंबर जो फिजिकली हम देख सकते हैं. बट दिस इज प्योर सप्लाई क्राइटेरिया. एमसीक्यू में आ सकता है कि प्राइस क्राइटेरिया जो है वो दोनों दो चीज को ध्यान देता है. इसके लिए वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है जो हम नीचे पढ़ेंगे. मगर जो फिजिकल क्राइटेरिया है वो सिर्फ सप्लाई साइड को डिपेंड करता है कि भाई तुम्हारे पास कितना लेबर का सप्लाई अवेलेबल है, तुम्हारे पास कितना कैपिटल का सप्लाई अवेलेबल है. इट इग्नोर द इफेक्ट ऑफ डिमांड. जो फिजिकल क्राइटेरिया है उसने डिमांड को इग्नोर कर दिया. सो ये बहुत काम की चीज है. सो दिखा. सो द HO prediction of structure of trade would hold goods only if we use price criteria. It may not hold good under physical criteria. यानी ये थियरी फिजिकल क्राइटेरिया में इतनी एप्लीकेबल नहीं होगी जितनी वो प्राइस क्राइटेरिया में होगी. बिकॉज इन प्राइस क्राइटेरिया both factors are taken into consider whether it is demand or whether it is supply. But in physical criteria, only supply side is taken into considered and demand is ignored. So in physical criteria, it is not possible to prove this theory as much easiest way as per price criteria. अब यहाँ पे मैं तुमको डायग्राम के तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं क्योंकि एमसीक्यू एग्जांपल है. बट कंक्लूजन दोनों दो में जाओ, प्राइस में जाओ कि फिजिकल में जाओ, आपका कंक्लूजन वही बताएगा कि कंट्री ए विच इज कैपिटल एबंडेंट कंट्री will specialize in production and export of capital goods, and country B which is labor abundant country specialize in production and export of labor intensive goods. यानी बेसिकली दोनों दो का मीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेनेशन वही आता है कि जो कंट्री जिसमें स्पेशलाइज होगी वो कंट्री उसके हिसाब से काम करेगी. अब ये तुम्हारा IMP लास्ट टॉपिक है. एक थियरी बाकी रहती है हेबलर, वो मैं कल अपलोड कर दूंगा 12-1 बजे तक. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न थियरी एंड क्लासिकल थियरी? दोनों थियरी में डिफरेंस क्या है या कंपैरिजन क्या है, इसमें से आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं. तो नंबर 1 देखते हैं. क्लासिकल इकोनॉमिक्स डेवलप अ सेपरेट थियरी. उन्होंने अपने अपने हिसाब से अलग अलग थियरी दी है. बट HO थियरी एक्सटेंड द जनरल थियरी. याद रखना, क्लासिकल थियरी है वो सेपरेट थियरी है जो इंटरनेशनल ट्रेड में कैसे गेन होता है वो दर्शाता है. मगर एक्सर-ओलिन इज अ जनरल थियरी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुमने एबंडेंट फैक्टर की बात करी, दोनों दो फैक्टर को कंसीडर करा. नंबर 2, द क्लासिकल थियरी स्टेटेड दैट
इंटरनेशनल ट्रेड इज गेनफुल या तो एब्सोल्यूट एडवांटेज के जरिए या तो कंपेरेटिव एडवांटेज के जरिए, मगर एक्चुअली कैसे होता है वो प्रूफ नहीं किया। मगर जो मॉडर्न थियरी है, एचओ थियरी है, उसने स्पेसिफाई कर दिया कि बिकॉज ऑफ डिफरेंट एंडोमेंट इन टू कंट्री, यानी हमारे पास कैपिटल की कमी है या लेबर की कमी है, वो हिसाब से उसने फैक्टर से प्रूफ कर दिया कि जिसमें तुम्हारा काम होगा उसके हिसाब से आप प्रोडक्शन कर सकते हो। सीधी बात है, हमारे पास जो अवेलेबल हम वही चीज का प्रोडक्शन करेंगे। नंबर 3, द क्लासिकल थियरी द क्लासिकल थियरी कंसीडर द रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स ओनली। जो जूनी थियरी थी वो सिर्फ प्राइस को ही कंसीडर करती थी, फैक्टर को नहीं करती थी। मगर मैंने बताया, मगर हेक्सरहोलिन क्या है, रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स इन टू कंट्री। ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा है मैंने, शब्द वही रिपीट कर रहा हूं जो पहले पढ़ा है। International, there is possibility of international trade due to difference in relative price of goods due to relative difference in factor endowment। इसने दोनों दो चीज कंसिडर करा। नंबर 4, the classical theory demonstrate the gain from international trade between two countries due to welfare। उन्होंने वेलफेयर बोला था कि एक कंट्री स्पेशलाइज होगी तो दूसरे को किसी ना किसी तरीके से उसको हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि क्लासिकल थियरी वेलफेयर पे डिपेंड करते थे। बट हेक्सरहोलिन इज अ पॉजिटिव एंड साइंटिफिक थियरी because they actually prove the situation, they actually prove the circumstances, how trade is possible, what is factor endowment, how factor endowment affect the production efficiency of a country। Number 5, द क्लासिकल थियरी इज अनरियलिस्टिक। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ लेबर फैक्टर को इन्वॉल्व किया था या तो लेबर के जरिए एक्सप्लेन किया था, इसके लिए उनकी थियरी को क्लासिकल या लेबर थियरी भी बोला जाता है। बट मॉडर्न थियरी दैट इज एचओ थियरी इज रियलिस्टिक। क्यों? क्योंकि इसने दोनों फैक्टर प्रोडक्शन को इंक्लूड किया है, चार तो नहीं मगर दो। कौन से लेबर एज वेल एज कैपिटल। Number 6, the classical theory assumed that production in two country is due to difference in labor productivity। उन्होंने ऐसा, क्योंकि उन्होंने लेबर को ही कंसीडर किया था, कैपिटल को इंक्लूड किया नहीं था। तो क्लासिकल थियरी ही बोलती है कि भाई लेबर की प्रोडक्टिविटी अलग अलग कंट्री में अलग अलग होती है। मगर इन्होंने क्या बताया कि भाई फैक्टर प्रोडक्शन इज टोटली डिपेंड अपॉन प्रोडक्शन फंक्शन, कि तुम कंट्री के अंदर प्रोडक्शन कैसे करते हो। नंबर 7, द क्लासिकल थियरी कंसीडर ओनली सप्लाई साइड। मगर मैंने यहाँ आपको बता दिया कि हेक्सरहोलिन का जो प्राइस क्राइटेरिया है वो सप्लाई को भी कंसीडर करता है और उसके साथ साथ डिमांड को भी कंसीडर करता है। क्लियर? समझ में आया? पॉइंट नंबर 8 जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 9 देखते हैं। जैसे यहाँ पे रिकार्डो की डेफिन कंपेयर किया है कि रिकार्डो थियरी कंसीडर ओनली टाइम डायमेंशन नॉट स्पेस फैक्टर। रिकार्डो की जो कंपेरेटिव थियरी थी वो सिर्फ टाइम को ही फॉलो कर रही थी, कितना स्पेस है उस पर डिफरेंस ध्यान दिया नहीं था। बट हेक्सरहोलिन थियरी फोकस ऑन बोथ थिंग, दैट इज टाइम एज वेल एज स्पेस। क्लियर? देखते हैं कंक्लूजन क्या निकला। तो वही है, रिकार्डो थियरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज इज इंप्रूवमेंट ओवर एडम स्मिथ, बट मॉडर्न थियरी डज नॉट इन्वॉल्व एनी न्यू। यानी कंपेरेटिव जो एडम स्मिथ की थियरी के अंदर थोड़ा सुधारा करा तो रिकार्डो की थियरी बन गई, मगर हेक्सरहोलिन ने उन जूनी थियरी में कोई सुधारा नहीं करा, उन्होंने पूरी की पूरी थियरी बदल डाली। बराबर है? क्लियर? तो तुम ऐसा बोल सकते द मॉडर्न थियरी सप्लीमेंट द क्लासिकल थियरी बट नॉट सप्लांट। ईटीए एमसीक्यू में पूछ सकते कि जो मॉडर्न थियरी है वो क्लासिकल थियरी की सप्लीमेंट्री है मगर सप्लांट नहीं है उसका। तुम वैसा नहीं बोल सकते कि उसका सब्सटीट्यूट है, उसका ऑप्शन ये बन गया। क्लियर? नाउ व्हाट इज क्रिटिसिज्म? तो क्रिटिसिज्म के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हम एजम्पशन पढ़ते वही क्रिटिसिज्म है। जैसे नंबर 1, फुल एम्प्लॉयमेंट, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, परफेक्ट कंपटीशन, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। उन्होंने बताया फैक्टर एंडोमेंट। अब सपोज हम दो कंट्री की बात कर रहे हैं, अब जैसे मैं यूएसए और यूके दो कंट्री की बात करूंगा तो दोनों दो फैक्टर एबंडेंट कंट्री है, तो क्या उस समय क्या होगा? क्लियर? फिर उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इग्नोर करा है। उसके बाद उन्होंने क्या डिफरेंस करा कि देयर आर ओनली टू कंट्री, टू प्रोडक्ट, टू फैक्टर, दिस इज ऑल्सो अनरियलिस्टिक मॉडल। फिर उन्होंने बोला था कि भाई
एग्जाम्पल कि अगर कंट्री चाहे तो दोनों बना सकती है, तो मैं सिंपल बात करता हूँ कि इंडिया के अंदर लेबर एबंडेंट कंट्री है, तो इंडिया अगर टेक्सटाइल प्रोडक्ट बनाएगी, कॉमन है, तो हैंडलूम से बनाएगी क्योंकि लेबर एबंडेंट है। अगर अमेरिका वही प्रोडक्ट बनाएगी तो किसके ज़रिए बनाएगी, मशीन के ज़रिए बनाएगी। तो वी नो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, विच गुड्स आर सुटेबल, विच गुड आर मोर एफिशिएंट, हैंडलूम वाला के मशीन वाला। क्लियर। तो ये पॉइंट आता है। उन्होंने बताया द डिमांड टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर रिमेन कांस्टेंट, ये भी नहीं होगा। उन्होंने बोला ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इग्नोर होगा, कौन सी कंट्री ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इग्नोर करती है। इन शॉर्ट जो कुछ भी हमने एजम्पशन पढ़े वही हमको इसमें लिमिटेशन में एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे तुम्हारी सेकंड क्वेश्चन इंटरनल एग्जाम के लिए कवर होता है। पहला था हेक्सर होलिंग, दूसरा था क्रूगमैन। अब तुम्हारा तीसरा जो क्वेश्चन आएगा हेबलर, वो मैं कल तक अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।